Good morning everyone, to my all students and parents. Now again we are here. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में फिर से आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। चूँकि जिन बच्चों ने हमारा लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा वे लोग जानते होंगे कि हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं और मैं शालिनी खेड़े आपके सामने फिर से हूँ। और आज फिर से हम लोग अपने हिंदी विषय के पार्ट 1 मेरी अभिलाषा को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 10 निकालेंगे। चूँकि पेज नंबर 9 के दोनों पैराग्राफ हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, किंतु फिर भी जो बच्चे जिनका छूट गया था या जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया था या फिर हम 2 दिन में अगर भूल चुके हैं तो उसके लिए हम फिर से इसको दोहरा रहे हैं और उसके अगले तीसरा और चौथा पैराग्राफ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पुनः आप मेरे साथ मन में दोहराएंगे। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। लास्ट टाइम बच्चे ने क्या अभिलाषा की थी? मन में उसने ये इच्छा की थी कि मैं या तो सूरज के समान बहुत तेजस्वी बनूं, प्रकाशवान बनूं, या तो चंदा सा मैं बहुत शीतलता देने वाला बनूं, और या तो फिर छोटे छोटे तारों के समान लोगों को छोटी छोटी खुशियां देने वाला बनूं। सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था फूलों सा महकू मैं और विहगों सा चहकू मैं, गुंजित कर वन उपवन और कोयल सा कुहकू मैं, है ना। ये मेरी अभिलाषा है। या तो कोई बच्चा चाहता है कि मैं फूलों के समान सबको अच्छा व्यवहार दूं, खुशबू फैलाऊं, या तो फिर मैं पक्षियों के समान हमेशा प्रसन्नता फैलाऊं, और या तो फिर गुंजित कर वन उपवन इतना ना कर सकूं तो मैं कम से कम क्या करूं, कोयल के समान मीठी वाणी सभी जगह फैलाऊं और मैं जहां भी जाऊं वहां लोगों के दिलों को खुश कर सकूं। ये भी तो अभिलाषा हो सकती है ना हमारी। अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग बच्चों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। हमने ये पिछली बार पढ़ लिया था कि मेरी अभिलाषा मतलब मेरी इच्छा, और इच्छाएं तो अनंत होती हैं। पेज नंबर 10 आप मेरे साथ ओपन करेंगे। थर्ड पैराग्राफ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। नभ से निर्मलता लूं। याद रखिए बेटा, नभ रेड कलर के अक्षर में लिखा हुआ है। नभ का मतलब होता है आकाश, और निर्मलता का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं होती है। आपने देखा होगा जब अभी वर्षा ऋतु चल रहा है तो बादलों का रंग थोड़ा सा काला हो गया है, लेकिन जब आसमान बहुत साफ होता है, जब बिल्कुल सूर्य चमकता है, जब कोई भी पानी के आसार नहीं होते हैं, वातावरण बहुत शुद्ध होता है, तो आसमान एकदम साफ होता है, बादल बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं, अर्थात उनके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल थोड़े काले हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा पानी होता है, थोड़े से जल वाष्प के कण होते हैं, थोड़ा सा धूल के कण भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे वर्षा ऋतु खत्म होती है, वो पानी उन बादलों में बरस जाता है, तब वो बादल फिर से बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं। शशि यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा से मुझे क्या लेना है? ठंडक लेना है। कभी भी चांद की रोशनी गर्म नहीं होती बेटा। धरती से सहन शक्ति, ये नीचे धरती जिसके ऊपर आप लोग चलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जिसके ऊपर कंटिन्यू चलने का काम करते हैं, और आप भी सोचते होंगे इस धरती पर कितने सारे लोग हैं, तो ये धरती वजन से नीचे क्यों नहीं चली जाती, कहीं और नहीं जाती है? क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति होती है। तो मुझे धरती से क्या लेना है? सहन शक्ति। चाहे कोई मेरे ऊपर कितने भी अत्याचार करे, कोई मेरे साथ कितनी भी बुराई करे, मुझे क्या करना है? सहन शक्ति रखना है, और उन सब बातों को अपने दिमाग से, अपने मन से हटा देना है, वहां पर उसको जगह नहीं देना है। पर्वत से दृढ़ता लूं। दृढ़ता यानी कि मजबूती, बिल्कुल ऐसे पत्थर के समान मजबूत जो होता है उसको कहते हैं दृढ़ता। तो बच्चा क्या चाह रहा है कि पर्वत से दृढ़ता लूं। जिस तरह हवा, पानी, आंधी, तूफान आते हैं, लेकिन वो पर्वत जो होता है ना, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। देखिए आपके पिक्चर में भी दिए गए हैं, है ना। आपने कभी हिमालय को हिलते हुए देखा है? आपके आसपास जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको कभी हिलते हुए देखा है? नहीं। उनको हम लोग खोद सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन वो खुद कभी नहीं हिलते हैं। यानी कि वो शुरू से जाने कितने वर्षों से जहाँ थे वो वहीं हैं। कोई भी स्थिति उनको अपनी जगह से हिला नहीं सकती।
ऐसे ही मैं पर्वत से दृढ़ता लूं, यानी कोई भी मुझे अपने मन से, मेरे विचारों से अपने जगह से हिला नहीं पाए। ये मेरी अभिलाषा है, छोटी सी इच्छा है। कहाँ तो हम नन्हे बालक, कहाँ इतना बड़ा पहाड़। हमें पहाड़ जैसा बनना नहीं है, पहाड़ के जैसा दृढ़ बनना है। अपने विचारों को, अपनी बातों को हमेशा के लिए उतना ही दृढ़ रखना है कि कोई कुछ भी बोल दे, मैं अपनी बात से बदलूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं। मैंने जो सोच लिया है मैं वैसा ही करूंगा। उसे कहते हैं दृढ़ता। लास्ट पैराग्राफ, मेघों सा मिट जाऊं। किसके जैसा मिट जाऊं? मेघों सा। मेघ मतलब होता है बेटा बादल। बादल जिस तरह से बनते हैं, अपना पानी बरसाते हैं और चले जाते हैं, वो इस धरती का जितना भी पानी उन्होंने अपने अंदर डाला है वो कोई रख नहीं लेते हैं। वो जब भी अपने अंदर पानी लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं पर बरसा कर जाते हैं। तो मैं भी क्या करूं? मेघों सा मिट जाऊं। अपने अंदर के सारे गुण, सारी अच्छाइयाँ, सारी ताकत मैं दूसरों के काम के लिए लगा दूं, चाहे उसके लिए मेरा जीवन ही क्यों ना मुझे अर्पित करना पड़े। और सागर सा लहराऊं। और या तो फिर मैं क्या करूं? सागर के समान हमेशा लहराता रहूं। सागर अपना पानी खुद कभी नहीं पीता है, आपको आवश्यकता है आप उसका यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा अथाह समंदर होता है, लेकिन आपने कभी उसे रुके हुए देखा है क्या? नहीं, वो हमेशा गतिमान रहता है। उसमें हर पल, हर क्षण लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं। वो कभी शांत नहीं रहता। ऐसा ही मेरी अभिलाषा है कि मैं भी सतत क्रियाशील रहूं, कुछ न कुछ काम करता ही रहूं, कभी भी मैं एक जगह रुकूं नहीं। मेरे जीवन में हमेशा गति बनी रहे। तो सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। अंत में वो कवि बच्चों के माध्यम से क्या कहते हैं कि अगर मेरी ये छोटी छोटी इच्छाएं पूरी ना हो सके तो कम से कम क्या हो कि सेवा के पथ पर, देखिए आपको वहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक चित्र दिया गया है अपनी पुस्तक में, जो सेवा के पथ पर अपने पूरे जीवन में सतत चलते रहे। उन्होंने कभी भी कोई कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया बेटा। जाने कितने आंदोलन किए, और उनका जो जीवन था वो हमेशा ऐसा था कि वो दूसरों के लिए ही काम करते थे। ऐसा कोई काम अपने हाथ से या अपने मन से नहीं करते थे जिससे किसी को तकलीफ हो। सतत उनका अभ्यास यही रहता था कि उनके हर कार्य से किसी न किसी का भला हो। तो मैं भी क्या करूं? या तो लोगों की सेवा में अपना जीवन लगाऊं, या तो मेघों के समान लोगों को खुशियां दूं, या तो नभ के समान में हमेशा मेल रहित, बिना किसी के लिए अपने मन में कोई पाप रखे हुए उसके साथ व्यवहार करूं। और इतना भी अगर कुछ ना कर सकूं तो कम से कम उन फूलों की तरह जो लोग इस देश की लोगों की सेवा के लिए सतत काम करते हैं, उनके रास्ते में मुझे बिछा दिया जाए। पिछली कक्षाओं में शायद आपने पुष्प की अभिलाषा एक कविता पढ़ी थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। वहां पर पुष्प ने क्या अभिलाषा की थी कि वनमाली मुझे तोड़ लेना और मुझे किसी भगवान के चरणों में, किसी भगवान के शीश पर, किसी सुंदरी के सिर में, किसी प्रेमी के हाथों में मत सजाना। मुझे सिर्फ और सिर्फ यदि तुम्हें प्रयोग करना है तो तुम उन शहीदों के रास्तों में डालना, या उन वीरों के रास्तों में डालना जो सतत देश की सेवा के लिए कार्य करते हैं। और यहाँ पर मेरी अभिलाषा क्या है कि मैं भी अगर कुछ ना कर सकूँ इस धरती के लिए, इन लोगों के लिए, तो या तो मुझे फूल बना दो और सेवा के पथ पर काम करने वाले लोगों के रास्ते में बिखरा दो। ये इस कवि के साथ साथ हम सभी बच्चों की भी अभिलाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो कविता पढ़ी है आज उसका एक्सप्लेनेशन हम फिनिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे, पेज नंबर 10 वहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले आज हम अपना क्लास वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए मैं जिन एक्सरसाइज को आपको कह रही हूँ वे अभ्यास प्रश्न केवल आपको पुस्तक में करना है, और आपको अपनी CW कॉपी में जो भी प्रश्न करना है वो बाकायदा हम आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रहे हैं। केवल उन्हीं एक्सरसाइज को आप लोग अपनी CW कॉपी में राइट करेंगे। तो पहले आज हम अपनी पुस्तक की फीलिंग कर रहे हैं जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, और कोई भी बच्चा यदि आपको डाउट है तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेम चीज़ आपको सेंड कर रही हूँ, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि मैम का आंसर और हमारा आंसर एक समान है या नहीं है। तो पहला है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में शब्द को सुनकर लिखा जाता है।
यहाँ पर मैं आपके लिए 4 शब्द लिख रही हूँ। इन शब्दों को आपको सिर्फ देखकर नहीं लिखना है, किन्हीं बड़े व्यक्ति को कहिए या दोहराइए और फिर उन शब्दों को आप बिना देखे अपनी CW कॉपी में लिखेंगे बेटा। ठीक है, पहला शब्द लिख रहे हैं हम उज्ज्वल। उज्ज्वल उच्चारण भी हम वही करेंगे जो हम लिख रहे हैं। दूसरा शब्द है हमारा अभिलाषा। ये शब्द हम लोगों ने अपने कठिन शब्दों में भी लिखे थे और श्रुत लेख में भी हम ये शब्द लिख रहे हैं। तीसरा शब्द है दृढ़ता। तीसरा शब्द हम लिख रहे हैं दृढ़ता। चौथा शब्द है निर्मलता। निर्मलता, यहां पर आपने सुना होगा र का उच्चारण पहले सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका प्रयोग म के ऊपर है। तो याद रखिए, अपनी पिछली कक्षाओं में हमने कुछ रेफ वाले शब्द या अक्षरों का प्रयोग सीखा था कि किस तरह के र वर्ण का प्रयोग किन अक्षरों या शब्दों के साथ कहां पर किया जाता है। निर्मलता यानी हम जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही लिख भी रहे हैं। इसके पश्चात ये हमारा चूंकि श्रुत लेख CW वर्क है, सेकेंड वाला CW वर्क है हमारा शब्दार्थ। शब्दार्थ में शब्द और अर्थ आपको दिए गए हैं आपकी पुस्तक में भी। वे सारे शब्द जो आपकी कविता में लाल अक्षरों में दिए गए हैं बेटा, वे शब्द हैं और उन्हीं शब्दों के अर्थ उसी पेज पर आपको सबसे अंत में, जहां पर आपकी कविता खत्म होती है, समाप्त होती है, वहां पर बाकायदा नंबरिंग के साथ दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्दार्थ लिख रही हूँ, आप लोग बोर्ड पर राइट कर सकते हैं और यदि आपको कोई परेशानी है तो इनको आप बाकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी राइट कर सकते हैं। जैसे पहला है दमकू। दमकू का अर्थ होता है चमकना। सेकेंड वाला शब्द है हमारा उज्ज्वल, उसका मतलब होता है चमकीला। तीसरा शब्द है हमारा अभिलाषा, जिसका अर्थ होता है इच्छा। चौथा शब्द है हमारा विहगोसा। विहगोसा यानी पक्षियों के जैसा। इसके पश्चात अगला शब्द है नभ, जिसका मतलब होता है आकाश। चूंकि आकाश शब्द नभ का समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने ये शब्द पढ़ा हुआ है। उसके पश्चात है निर्मलता। निर्मलता, निर्मलता का मतलब होता है मैल रहित होना, अर्थात मन में कोई गंदगी नहीं होना। ना कि वो वाला जो आप नहाते समय मैल निकलता है, वो नहीं बेटा। यहाँ पर मैल का मतलब होता है बुरे विचारों का होना। ठीक है, उसके पश्चात अगला शब्द है हमारा सहन शक्ति। सहन शक्ति अर्थात सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति। तो इस प्रकार से ये हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। ये कार्य आप अपनी CW में करेंगे। जहां जहां जिन एक्सरसाइज के साथ मैंने CW लिखा है वह कार्य आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे बेटा। इसके पश्चात पुनः अपनी पुस्तक में आ जाइए, पेज नंबर 10। पहली एक्सरसाइज थी श्रुत लेख, जो हम कर चुके हैं। अब इसके पश्चात के सारे अभ्यास प्रश्न हम अपनी पुस्तक में ही फिल करेंगे।
तो सेकेंड एक्सरसाइज है, कविता के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हम लोगों ने कविता ध्यान से पढ़ी है तो हमारे लिए सही विकल्प चुनना आसान होता है। पहला वाक्य है आपका, बच्चा इसकी तरह चमकना चाहता है। किसकी तरह चमकना चाहता है? सूरज, चांद या फूल? तो हमने पढ़ा था सूरज सा दमकू लेकिन चंदा सा चमकू। तो बच्चा किसकी तरह चमकना चाहता है? चंदा की तरह। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है उसको हम चंदा को सिर्फ टिक करेंगे बेटा। ठीक है। सेकंड सेंटेंस, बच्चा चाहता है पक्षियों की तरह। पक्षियों की तरह क्या करना चाहता है? उड़ना चाहता है, गाना चाहता है या चहकना चाहता है। विहगोसा चहकू में, यानी बच्चा पक्षियों की तरह चहकना चाहता है। तो थर्ड नंबर वाला जो आपको विकल्प दिया है, थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया है चहकना, उसको हम टिक कर देंगे। तीसरा वाक्य है, बच्चा नभ से लेना चाहता है। नभ से क्या लेना चाहता है? अपने आप से क्वेश्चन करिए कि बच्चा नभ से क्या लेना चाहता है? शीतलता, निर्मलता या उज्ज्वलता? हमने क्या पढ़ा था? नभ से निर्मलता लूं और शी से शीतलता, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? निर्मलता। तो थर्ड नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन निर्मलता को हम टिक करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट यू चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर देना है हमें, यानी कि लिखना नहीं है, सिर्फ हमें अपने आप से प्रश्न करना है और उनके जवाब देना है। बच्चा इसकी तरह दमकना चाहता है। बहुत इजी है, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, सूरज सा दमकू में। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? बच्चा सूरज की तरह दमकना चाहता है। आप इसका आंसर अपनी बुक में सिंपल बेटा वन वर्ड में राइट कर लीजिएगा, ताकि जब आप आगे भी इसको याद करें या पढ़ें तो आपको आसानी रहे। दूसरा प्रश्न, बच्चा कोयल से कौन सा गुण अपनाना चाहता है? बताइए। सिंपल है, कोयल की तरह कुहकने का गुण अपनाना चाहता है। हमने क्या पढ़ा था? गुंजित करवन उपवन कोयल सा कुहकू में। तो बच्चा कोयल से कुहकने का गुण अपनाना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, वन उपवन में खुशबू कौन बिखेरता है? आपने अगर कविता को पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि वन और उपवन में खुशबू कौन बिखेरता है? फूल। बहुत इजी आंसर है, वन वर्ड में आप इसको राइट कर लीजिए। ठीक। प्रश्न नंबर 4, कविता की अधूरी पंक्तियां पूर्ण कीजिए, है ना? तो गुंजित कर डैश, सेकेंड डैश कुहकू में मेरी डैश, इस तरह से आपको पंक्तियां दी गई हैं। लेकिन ये कविता की पंक्तियां आपको अपनी पुस्तक में जो कविता दी गई है उसमें से देखकर और लर्न करके स्वयं से पूर्ण करनी है। देखकर नहीं लिखेंगे, पूरी पोएम को पहले लर्न करेंगे और फिर इस एक्सरसाइज की दोनों पंक्तियों को स्वयं से फील करेंगे। हम जब भी मिलते हैं तब हम आपसे इस चीज को अवश्य पूछेंगे। ठीक है। सेकंड वाला है, धरती से सहन शक्ति लूं, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। छोटी छोटी अधूरी लाइनें, इस तरह की एक्सरसाइज बेटा आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। प्रश्न अभ्यास 5 में दिया है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे के चमकने और दमकने की इच्छा का क्या अर्थ है? तो बहुत सिंपल है, बच्चे की इस इच्छा का अर्थ है अपने गुणों के द्वारा पूरे संसार का हित करना, भला करना। सेकंड क्वेश्चन, बच्चा चांद से कौन सा गुण लेना चाहता है? बच्चा चांद से शीतलता का गुण लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, पर्वत से दृढ़ता लूं का क्या अर्थ है? तो पर्वत से दृढ़ता लूं का अर्थ है मजबूती का गुण लेना। प्रश्न नंबर 4, सेवा के पद पर बच्चा क्या करना चाहता है? बहुत आसान है, सेवा के पद पर बच्चा फूलों के समान
बिछना चाहता है। ये प्रश्न उत्तर हम अपनी CW कॉपी में लिखेंगे, जो कि आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत क्लियर राइटिंग में मिल जाएगा। आप बाकायदा वहां से अपनी कॉपी में उस चीज को राइट करेंगे, कॉपी करेंगे। ओके, चूंकि अभी हम अगली एक्सरसाइज जो है भाषा की समझ, भाषा की समझ तो प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिख रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्योंकि प्रश्न आपकी पुस्तक में है, अतः मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ, और यदि आपको बोर्ड पर से भी कोई परेशानी है तो फिर पुनः दोहरा रही हूँ। आप इस चीज़ को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न था कि बच्चे को चमकने और दमकने की इच्छा का क्या अर्थ है। तो बच्चे की इस इच्छा का अर्थ है अपने गुणों के द्वारा संसार का हित करना। अपने गुणों के द्वारा संसार का हित करना बहुत आसान है। जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसे मन में एक बार अवश्य दोहराएंगे। उसी प्रकार उत्तर नंबर ख हमें दिया गया है। प्रश्न है कि बच्चा चांद से कौन सा गुण लेना चाहता है। बहुत आसान आंसर हम लिख रहे हैं, बच्चा चांद से शीतलता का गुण लेना चाहता है। नंबर 3, पर्वत से दृढ़ता लू का क्या अर्थ है। तो यहां पर है कि पर्वत से दृढ़ता लू एक बहुत आसानी से लिखा जाने वाला उत्तर, मजबूती का गुण लेना। प्रश्न नंबर 4, फिर दोहरा रहे हैं, सेवा के पद पर बच्चा क्या करना चाहता है। तो उत्तर पुनः हम लिख रहे हैं, सेवा के पथ पर बच्चा फूलों के समान बिछ जाना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रश्नोत्तर। इसके पश्चात पेज नंबर 11 पर आ जाइए।
जहां पर हम अपनी भाषा की समझ के प्रश्न शुरू करने वाले हैं। चूंकि पहली एक्सरसाइज है हमारी समान अर्थ वाले शब्द अर्थात समानार्थी शब्द। वे बच्चे जो जस्ट अभी क्लास 3 से क्लास 4 में आए हैं और जिन्होंने पिछली कक्षाएं अच्छे से ली हैं, वे जानते हैं कि समानार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, ऐसे शब्द बेटा जिनका अर्थ एक समान होता है और उसको हम हर जगह एक समान रूप से प्रयोग करते हैं, वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक शब्द के 4-4 अर्थ या 4 शब्द दिए हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा शब्द है जो उसका समानार्थी नहीं है। यानी 3 तो उसके समान है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो उसका समानार्थी नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी इन प्रश्न उत्तरों को यहाँ से मिटा रही हूँ और इसकी जगह हम अपने भाषा की समझ को फिर से शुरू करेंगे। तो उसके लिए आप लोग पुनः अपना पेज नंबर 12 खोल कर रखें और ध्यान से समझ लें और मेरे साथ ही उसे टिक करते जाएं। समानार्थी में पहला दिया है आपको सूरज। सूरज के सामने आपको 4 शब्द दिए गए हैं बेटा, और उन चारों में से पहला है धूप, दूसरा है दिनकर, तीसरा है सूर्य और चौथा है रवि। यानी कि इसमें से पहला शब्द धूप, भैया धूप तो सूरज में से ही निकलती है ना, मुझे धूप लग रही है। लेकिन क्या आप कभी ऐसा कहते हैं कि मुझे सूरज लग रहा है? नहीं, मुझे धूप लग रही है। या हम कहते हैं आज धूप बहुत तेज है, हम ये नहीं कहते कि आज सूरज बहुत तेज है। यानी कि सूरज और धूप दोनों एक समान अर्थ नहीं दे रहे हैं। लेकिन सेकंड वाला वर्ड है दिनकर, दिन में निकलने वाला दिनकर होता है। सूर्य हम कहते हैं ना आज सूर्य बहुत अच्छा निकला है, या सुबह सुबह सूर्य की वंदना करनी चाहिए। या रवि, तो रवि भी जो है वो सूर्य का ही एक समानार्थी है। तो इन चारों शब्दों में सबसे जो मैच नहीं कर रहा है वो एक शब्द है धूप। ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर इस तरह से गोला बना दीजिए बेटा, क्योंकि उन्होंने पहले बोला है जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर गोला लगाइए। सेकंड है चांद, चांद है ना जो रात में निकलता है। चांद के सामने भी आपको 4 शब्द दिए गए हैं। देखिए, पहला है शशि, दूसरा है रजनीपति, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है चांदनी। ध्यान रखिए, शशि चांद का ही एक समानार्थी है। रजनीपति, रजनी का मतलब होता है रात, और रात को निकलने वाला होता है रजनीपति यानी कि चंद्रमा। और तीसरा भी दिया है आपको चंद्रमा। तो चांद और चंद्रमा हम हमेशा से जानते हैं कि एक समान शब्द है। यानी कि चौथा शब्द है चांदनी। चांद होता है तो चांदनी होती है, यानी चांद और चांदनी दोनों इक्वल नहीं है। तो इस वाले प्रश्न में चांदनी शब्द जो है वो इसके लिए सही नहीं है। तो चांदनी को बेटा गोला लगा लीजिए। अगली एक्सरसाइज है हमारी फूल, सॉरी अगला प्रश्न है फूल। पेज नंबर 13 पर आ जाइए। वहां पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फूल में है एक पुष्प, पुष्प का मतलब भी फूल होता है। पुष्प की अभिलाषा पढ़ी थी ना हमने, यानी फूल की अभिलाषा। सेकंड है मोटा। अरे भैया, पुष्प और मोटा दोनों समान कैसे हो सकते हैं? वह लड़का मोटा है तो क्या मैं ये कहूंगी कि वह लड़का फूल है? नहीं कह सकती ना, क्योंकि फूल जो होता है एक वस्तु है और मोटा जो होता है वो एक भाव होता है, यानी किसी की विशेषता होती है। तो तीसरा शब्द दिया है सुमन। सुमन का मतलब भी फूल होता है, और सुरभि मतलब जो खुशबू फैलाता है वो भी फूल ही होता है। तो सुरभि भी फूल का समानार्थी है। यानी सबसे ऑड वर्ड कौन सा है हमारा? मोटा, सेकंड नंबर वाला। तो इसको गोला लगा लीजिए। चौथे नंबर पर हमें शब्द दिया गया है नभ। वो जो आपके सिर पर है ना नीले रंग का फैला हुआ सुंदर सा, जिसमें अभी हमें काले काले बादल दिखाई देते हैं, वो क्या है? आकाश, गगन, नभ क्या है? मैम सभी तो सही है, तो फिर इन शब्दों में गलत कौन सा है? आकाश
सेकंड है व्योम। व्योम भी नभ का ही समानार्थी होता है। व्योम का मतलब होता है ऊपर फैला हुआ जो भी आकाश है या अंतरिक्ष भी हम इसे कहते हैं, जहां से बादल ही बादल दिखाई देते उसे भी व्योम कहा जाता है। तीसरा गगन। गगन तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। लेकिन चौथा शब्द दिया है पाताल। बेटा याद रखिए, नभ जो है वो धरती के सबसे ऊपरी हिस्से में है और पाताल जो है वो धरती के सबसे निचले हिस्से में है। तो यहाँ पर पाताल शब्द जो है वो सबसे अलग है और वह नभ का समानार्थी नहीं है। ओके, ये होगी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसे हम इरेज कर रहे हैं और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। भाषा की समझ का ही दूसरा प्रश्न लीजिए, अभ्यास प्रश्न। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझिए और लिखिए। उन्होंने हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। एक्सरसाइज नंबर 2, समझिए और लिखिए। पहला तो दिया है उन्होंने सूरज सा, मम्मी सा यानी मम्मी के जैसा, तो सूरज के जैसा। फिर क वाला हमें दिया हुआ है, क नंबर पर है मेघों सा, तो इसका अर्थ लिख दीजिए मेघों के जैसा। क्या लिखेंगे हम? मेघों सा यानी मेघों के जैसा, मेघों के जैसा। चंदा सा, तो चंदा सा यानी चंदा के जैसा। चंदा के जैसा। फिर घ नंबर पर आ जाइए, सागर सा। जब हम किसी शब्द के साथ में सा लगा देते हैं, इसका मतलब होता है उसके जैसा। तुम मेरी बहन सी दिखती हो यानी तुम मेरी बहन के जैसी दिखती हो, है ना। अरे तुम मेरे मित्र सी दिखती हो यानी तुम मेरे मित्र के जैसी दिखती हो, है ना। जहां पर भी आप किसी शब्द के साथ में सा लगाते हैं अर्थात उसके जैसा। फिर विहगो सा, विहगो सा। अंग नंबर पर देखिए बेटा, विहगो सा अर्थात विहगो के जैसा, विहगो के जैसा। अंत में है च नंबर पे, चूंकि वर्णमाला के क्रम से हम ले रहे हैं, सुमनो सा। सुमन यानी फूल, तो फूलों के जैसा। सुमनों के जैसा, ठीक है। चंदा सा, चंदा के जैसा। सागर सा, सागर के जैसा। विहगो सा, विहगो के जैसा। सुमनो सा, सुमनो के जैसा, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3। वो बहुत आसान है, उसमें सिंपल हमें एक ही काम करना है, पाठ में आए शब्दों को देखना है और समझना है। यानी कि आपको हर शब्द के पीछे केवल एक एक नया अक्षर जोड़ देना है और आपके सामने एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे पहला है आपका सफल धन था। सफल धन था, तो दोनों को यदि मैं मिलाऊंगी, पहले मैंने लिखा सफल और फिर बाद वाला शब्द भी मैंने उसमें जोड़ दिया, तो क्या शब्द बन गया? सफलता। उसी तरह ख नंबर पर शब्द दिया गया है महान धन ता, तो शब्द बन गया, अगर दोनों को मैं जोड़ देती हूँ तो ये हो गया है
चलता। और अंतिम शब्द घ नंबर पर है विफल धन ता। ये रहा विफल धन ता। यानी कि पीछे यदि आप कोई भी शब्द या अक्षर लगाते हैं शब्दांश, तो उसको मिलाकर एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ उससे बहुत अलग होता है। ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। और इस तरह से अब यहाँ पर हमारा पार्ट 1 पुस्तक में पूर्ण होता है। और आप सभी लोग अपनी बुक की फिलिंग इसी के तरह करेंगे। यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप बाकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस कार्य को अपने कार्य से मैच कर सकते हैं। और CW में किया जाने वाला सभी कार्य मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली सेंड कर रही हूँ। आप वहाँ से देखेंगे और सुंदर और शुद्ध वर्तनी में अपना कार्य पूर्ण करेंगे, व्यवस्थित रूप से करेंगे। हर एक्सरसाइज के बाद में बाकायदा आपको लाइन व्यू करना है, बाकायदा लाइन ड्रॉ करना है। तो आज की हमारी ये हिंदी की कक्षा पार्ट 1 के साथ में समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।